हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक आदमी है जिसे सबने नकारा समझा। कुछ लोग जिंदगी में इतना कुछ खो देते हैं कि जीतने की उम्मीद भी नहीं रहती, लेकिन कभी कभी वो शख्स जिसे दुनिया ने बेकारा समझा हो वही उनकी पूरी दुनिया बदल देता है। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जिसकी तकदीर में बस दर्द था और उस दर्द के पीछे छुपा था एक राज जो सबकी आंखें खोल देगा। एक गांव, उसमें एक छोटा सा टूटा फूटा घर और उसमें एक 9 साल की बच्ची काव्या बिना शीशे के खुद की चोटी बना रही थी। उसकी यूनिफॉर्म पुरानी फीकी थी। काव्या, बस यही नाम था उसका, कोई उपनाम नहीं, क्योंकि उपनाम तो उन घरों में होते हैं जहां इज्जत होती है। उसके पिता एक कोने में पड़े खांस रहे थे। काव्या की माँ उसे एक छोटा सा टिफिन देती है। माँ रोज सुबह उसे टिफिन देती थी, लेकिन उसमें रोटी कम और दुआएं ज्यादा होती थी। काव्या अपने स्कूल में जाती है। वहाँ सभी लड़कियां झुंड बनाकर पेड़ के नीचे खाना खा रही होती हैं और काव्या अकेली बैठी उनको देख रही होती है। तभी प्रिया अपनी सहेलियों के साथ आती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। काव्या, आज भी सूखी रोटी? तेरे घर में नमक भी नहीं है क्या? उसने जवाब नहीं दिया। काव्या कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि जवाब देने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, और हिम्मत उन बच्चों के पास होती है जिनके पीछे कोई खड़ा हो। 2 साल बाद काव्या के पिता का देहांत हो जाता है। काव्या 11 साल की हो चुकी थी। वो माँ का हाथ थामे चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं था। तभी लीलाबाई फुसफुसाते हुए कहती है, अरे बेचारी का बाप भी मर गया, अब इस लड़की का क्या होगा? कौन करेगा इसे स्वीकार? दूसरी औरत कहती है, दहेज कहाँ से आएगा? क्या देगी इसकी माँ इसे दहेज में? अब तो यह बोझ है, बोझ। उस दिन काव्या को पता चला कि इस दुनिया में बेटी होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब बेटी होना सजा जरूर है। धीरे धीरे काव्या 19 साल की हो चली। अब वो बाजार में राम खिलावन की दुकान के बाहर नौकरी मांगने गई। राम खिलावन ने इतनी रुखाई से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम तो मनोहर लाल की बेटी हो, वो जो मरते वक्त कर्जा भी छोड़ गया था। नहीं चाहिए मुझे ऐसे घर की लड़की, भाग यहाँ से। सभी लोग काव्या को घूरने लगते हैं, लेकिन काव्या चुपचाप वहां से चल देती है और मोड़ पर आकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कभी रोती नहीं थी, लेकिन लोगों के सामने मजाक बनाया जाता था तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते थे अकेले में। एक दिन उसकी माँ सावित्री बीमार हो गई। उसे देखने रामचरण चाचा आए। रामचरण चाचा ने कहा, सावित्री बहन, अब बस एक ही रास्ता है, काव्या का ब्याह कर दो। काव्या की माँ बोली, लेकिन दहेज कहाँ से लाऊं भाई साहब? चाचा ने कहा, एक लड़का है आर्यन, शहर से आया है, कोई मांग नहीं है उसकी, लेकिन गांव में उसकी कोई इज्जत भी नहीं है। सब उसे बेकार समझते हैं, निखट्टू कहते हैं, लेकिन वो बिना दहेज के काव्या से शादी करने के लिए मान जाएगा। तभी बाहर खड़ी लीलाबाई, जो उनकी बातें सुन रही थी, जोर से कहती है, गरीब लड़की और निखट्टू लड़का, एकदम सही जोड़ी है, दोनों एक जैसे। काव्या अपनी माँ का हाथ थाम कर कहती है, माँ मैं हाँ कर दूंगी। उसकी माँ कहती है, बेटा तूने सुना नहीं? काव्या ने कहा, माँ मैंने सब सुना, लेकिन तू बीमार है और मैं थक गई हूँ लड़ते लड़ते। अगर यही तकदीर है तो यही सही। और उसके बाद आर्यन आता है। उसकी एक नज़र काव्या पर पड़ती है और वो नज़र हटा लेता है। आर्यन एक ऐसा नाम जिसके बारे में सबकी एक ही राय थी, बेकार है, निखट्टू है, पर उसकी आंखों में कुछ था जो काव्या समझ नहीं पाई थी अभी तक। दोनों की शादी हो जाती है। ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बारात, बस पंडित और चुपचाप फेरे। दोनों की शादी हो गई जैसे एक काम निपट गया हो। ना खुशी ना उत्साह, बस 2 लोग आग के चारों तरफ घूमे और एक दूसरे के हो गए। आर्यन काव्या को लेकर अपने किराए के कमरे में आता है। तभी काव्या अपना बैग लेकर खड़ी होती है और इधर उधर देख रही होती है। काव्या आर्यन से पूछती है, मैं सामान कहाँ रखूं? आर्यन बिना नजर झुकाए इशारा कर देता है। पहली रात, लेकिन दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। बस 2 अजनबी एक छत के नीचे रह रहे होते हैं, मानो जबरदस्ती का रिश्ता जुड़ा हो। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और दोनों चुपचाप अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। आर्यन बिना कुछ कहे काव्या की मदद करने लगता है। काव्या से पानी गिर जाता है, आर्यन बिना बोले उसे कपड़ा थमा देता है। काव्या टूटा चूल्हा ठीक नहीं कर पाती, आर्यन चुपचाप उसे ठीक कर देता है और चला जाता है। वो बोलता नहीं था, पर उसकी मौजूदगी बोलती थी। काव्या रात को अपनी माँ को चिट्ठी लिखती है कि माँ सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी दवाई का इंतजाम कर रही हूँ, जल्दी ही तुम्हें दवाई दिलवाऊंगी और तुम ठीक हो जाओगी। सुबह उसे मेज पर दवाई रखी हुई मिलती है और एक पर्चा जिस पर लिखा था, माँ के लिए। कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं होता, वो दवाई की पुड़िया में होता है, बिना नाम की। एक दिन उनकी बिजली चली जाती है और दोनों दरवाजे के बाहर बैठकर बातें करने लगते हैं। काव्या पूछती है, आर्यन तुम्हें डर नहीं लगता? आर्यन बोलता है, काव्या किस बात का?
जिंदगी से? काव्या, आसमान देखते हुए तो डर लगता है, पर मैंने डर के साथ जीना सीख लिया है। तुम्हें? मुझे लोगों से डर लगता है आर्यन, उनकी नजरों से। उस रात पहली बार दो टूटे हुए लोग एक दूसरे की भाषा समझे। अगली सुबह काव्या तय करती है कि वह माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदेगी। सालों से उसकी माँ पुरानी 2 साड़ियाँ पहनकर काम चला रही थी। वह गांव के पास छोटे शहर के एक बड़े कपड़े के शोरूम में जाती है, वशिष्ठ क्लॉथ हाउस। चमचमाती दुकान, अंदर एसी। काव्या अपने सादे कपड़ों में अंदर घुसती है। काव्या पहली बार किसी बड़े शोरूम में गई थी। उसे नहीं पता था कि उस दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, और उस तरह से जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। काव्या साड़ियां देखने लगती है। वह साड़ी उठाकर रोशनी में देख रही होती है। तभी शोरूम का मैनेजर सूरज उसे दूर से खड़ा घूर रहा होता है। वो उसके कपड़े देखता है और उसके घिसे हुए जूते, और अपने सेल्समैन से कहता है, नजर रखो इस पर, इन गरीब लोगों को यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए। काव्या साड़ी रखकर आगे बढ़ती है। तभी सूरज तेजी से उसके पास आता है। सूरज चिल्लाते हुए पूरी दुकान के सामने कहता है, रुको, वो साड़ी कहाँ है जो तुमने उठाई थी? काव्या हैरान होकर कहती है, जी मैंने वो वापस रख दी। लेकिन सूरज आरोप लगाते हुए कहता है, झूठ मत बोलो, हमने देखा था तुमने साड़ी अपने थैले में रखी, चोरी करने आई हो। दुकान के सारे लोग रुक जाते हैं। सब काव्या को घूर कर देख रहे होते हैं। काव्या हड़बड़ाहट में अपना थैला खोलती है और कहती है, देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। सूरज और जोर से चिल्लाने लगता है, जाने मत दो इसे, पुलिस को बुलाओ। सभी लोग काव्या के चेहरे को देख रहे होते हैं। काव्या अपने अपमान से बुरी तरह टूट चुकी थी। तभी 2 पुलिस वाले आते हैं और सूरज की कहानी सुनकर पुलिस वाला काव्या का हाथ पकड़कर उसे पुलिस थाने ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। काव्या का हाथ कांप जाता है, उसकी आंखें भर जाती हैं। वो रोती नहीं थी कभी, पर आज वो टूट चुकी थी। काव्या रुधी आवाज में कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान कसम मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन भीड़ जमा हो जाती है और कोई उसके हक में नहीं बोलता। वो हमेशा की तरह अकेली थी। बहुत धीमे, और तभी दूर से एक फोन की घंटी बजती है। शोरूम के बाहर आर्यन का असिस्टेंट राहुल गुजर रहा था। उसने काव्या को पहचाना और वो रुका। उसने तुरंत फोन निकाला और कहा, सर, भाभी जी को यहाँ वशिष्ठ क्लॉथ हाउस के बाहर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। पुलिस आ गई है सर, वो बहुत रो रही हैं। अब दूसरी तरफ आर्यन एक कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठा था। वो जम जाता है। 1 सेकंड, फिर वो उठ जाता है बिना कुछ कहे। आर्यन फोन पर बोलता है, बस 5 मिनट। उस दिन पहली बार आर्यन वशिष्ठ खुद को छुपाना बंद करता है। उधर शोरूम के बाहर पुलिस वाला काव्या को ले जाने की कोशिश कर रहा था। वो सिसक रही थी और भीड़ तमाशा देख रही थी। तभी शोरूम के बाहर 3 काली गाड़ियां तेजी से आकर रुकती हैं। धूल उठती है और गाड़ी का दरवाजा खुलता है। गाड़ी से उतरता है आर्यन, सूट, टाई, सनग्लासेस, पीछे 4 लोग। वो रुकता है और एक पल काव्या उसको देखती रह जाती है। पुलिस वाला आर्यन को देखता है लेकिन पहचानता नहीं और कहता है, कौन हो तुम, हटो रास्ते से। आर्यन एकदम शांत स्वर में कहता है, मैं आर्यन वशिष्ठ हूँ, इस पूरे शोरूम चेन का मालिक, और ये मेरी पत्नी है। पूरी भीड़ जम जाती है, सन्नाटा छा जाता है। सूरज का चेहरा सफेद पड़ चुका था। राहुल आगे आता है और एक विजिटिंग कार्ड पुलिस वाले के हाथ में थमा देता है। पुलिस वाला देखता है और फिर आर्यन को देखकर माफी मांगते हुए पीछे हट जाता है। पुलिस वाला हकलाते हुए कहता है, सर, हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। आर्यन जवाब नहीं देता। वो पुलिस वाले को सीधे काव्या के पास जाता है और उसे कांपते हाथों से अपने हाथों में ले लेता है। आर्यन धीरे से सिर्फ काव्या के लिए बोलता है, ठीक हो? काव्या उसे देखती है, आंसुओं से भरी थी अब तक। वो कुछ नहीं बोलती, बस सर हिला देती है। सूरज गिड़गिड़ाते हुए आता है और कहता है, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है सर। आर्यन उसकी तरफ मुड़कर देखता है और कहता है, तुमने एक औरत पर बिना सबूत के इल्जाम लगाया, उसे भरी भीड़ में रुलाया, और तुम्हें लगा क्योंकि वो गरीब दिखती है इसीलिए चोर होगी। सूरज चुप सिर झुकाए खड़ा रहता है। आर्यन कहता है, मेरे पास माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, माफी उनसे मांगो। सूरज काव्या की तरफ मुड़ता है और कहता है, सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। काव्या उसे देखती है और कहती है, मैंने माफ किया, लेकिन एक बात याद रखना, कपड़े इंसान की औकात नहीं बताते, नजरिया बताता है। वो भीड़ जो तमाशा देखने आई थी, सभी ने अपना सर झुका लिया। उसके बाद काव्या और आर्यन अपनी गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। काव्या बिल्कुल चुप थी, वो अंदर ही अंदर कश्मकश में थी। आर्यन उसे देख रहा था। काव्या अचानक पूछती है, हो कौन तुम? आर्यन कहता है, तुम जानती हो। काव्या कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे लगा तुम एक गरीब आदमी हो, मैंने एक गरीब आदमी से शादी की है, ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, और मैंने खुद को समझा लिया था कि कोई बात नहीं, यही तकदीर है तो यही सही, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। काव्या की आंखें भर आती हैं पर वो रोती नहीं। आर्यन उसकी तरफ देखता है। काव्या कहती है, तुम
तुम करोड़ों के मालिक हो तो फिर ये सब क्यों? मैं रोज यही सोचती रही कि तुम घर का किराया कैसे दोगे, माँ की दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाए थे, वो सब नाटक था। आर्यन उसे समझाता है वो नाटक नहीं था काव्या। तो काव्या कहती है क्या तुम मुझे परख रहे थे, मेरी कोई परीक्षा ले रहे थे? आर्यन चुप हो जाता है। फिर वो खिड़की के पास जाता है और बोलता है मेरी पहली मंगेतर ने मुझसे कहा था तुम्हारे पैसे अच्छे हैं, तुम नहीं। दूसरी ने शादी से एक दिन पहले मेरे दोस्त के साथ भाग गई जो मुझसे ज्यादा हैंडसम था। तीसरी ने तलाक मांगा क्योंकि मैंने उसे कंपनी में हिस्सा नहीं दिया। वो मुड़ता है और पहली बार उसकी आंखों का दर्द दिखता है। मैं थक गया था काव्या, हर बार पैसे दिखाओ, लोग आते थे, पैसे छुपाओ, सच्चाई आती थी। मैं सच्चाई ढूंढ रहा था काव्या, और वो सच्चाई तुम थी। तुमने न मेरा रंग रूप देखा न मेरे पैसे और मुझसे शादी की। काव्या अब थोड़ी नरम आवाज में बोलती है और मेरी मर्जी, मुझसे पूछा होता तो? आर्यन उसे बोलता है अगर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता तो क्या तुम मुझे स्वीकार करती या मेरे पैसों को? काव्या जवाब देने के लिए मुंह खोलती है और रुक जाती है। उसके पास जवाब नहीं था क्योंकि आर्यन सच बोल रहा था और सच हमेशा चुप करा देता है। लंबी चुप्पी के बाद काव्या खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। आर्यन उसके पास आता है। आर्यन उससे माफी मांगता है और कहता है मैं माफी इसलिए नहीं मांग रहा क्योंकि मैंने गलत किया, मैं इसीलिए माफी मांग रहा हूँ क्योंकि तुम्हें तकलीफ हुई और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। काव्या उसे देखती है और बस देखती रह जाती है। काव्या आंसुओं के साथ मुस्कुरा देती है और दोनों पहली बार सच में एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। पैसा छुपाना आसान है पर असली इंसान ढूंढना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। आर्यन काव्या को एक बड़े घर के सामने लाकर खड़ा कर देता है। लोहे का गेट, साफ सुथरा बड़ा बगीचा और खूबसूरत। काव्या हैरान होकर पूछती है क्या ये घर हमारा है? आर्यन कहता है हाँ ये घर तुम्हारा है। काव्या अंदर जाती है, एक एक कमरा देखती है, खिड़की से बाहर का नजारा देखती है। वो बहुत खुश है, चुप है, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार तसल्ली दिखी। उसे कभी महल नहीं चाहिए था, उसे बस एक घर चाहिए था जहाँ वो डर कर ना जिए, जहाँ वो सब कुछ अपने हिसाब से कर सके। काव्या की माँ काव्या के पास आती है और कहती है रोते हुए बेटा मुझे लगा मैंने तुझे गलत जगह भेज दिया था। काव्या माँ को गले लगा लेती है और कहती है माँ अनजाने में ही सही पर तूने मुझे बिल्कुल सही जगह भेजा, बस रास्ता थोड़ा लंबा था। अब जो लोग काव्या से पहले सीधे मुंह बात नहीं करते थे उनका व्यवहार कैसे बदला आइए देखते हैं। काव्या बाजार में खरीदारी करने जाती है। अब वो बिना किसी डर के बाजार में जा सकती थी। आर्यन ऑफिस से घर आता है। काव्या उसे चाय बना कर देती है। दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो बदलती है एक साथ की चाय से, एक चुप्पी में समझी हुई बात से, एक नजर से जो कहे मैं हूँ। कुछ महीने बाद काव्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें कहती है बधाई हो। काव्या और आर्यन एक दूसरे को देखते हैं और दोनों की आंखें भर आती हैं। आर्यन को कभी इससे पहले इतना खुश काव्या ने नहीं देखा था। आर्यन बहुत खुश था। दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। आर्यन और काव्या दोनों ही बहुत खुश हैं अपने नए घर में और देखते ही देखते वो दोनों 2 से 3 हो जाते हैं। अब उनके घर में उनकी खुशी पालने में झूला झूल रही थी। काव्या एक पुराना तस्वीर निकालती है जिसमें वो टूटा हुआ घर है जिसमें वो अपने माता पिता के साथ रहती थी और दीवार पर लगा देती है। आर्यन हैरान होकर पूछता है ये यहाँ क्यों लगा रही हो? काव्या कहती है ताकि हमें हमेशा याद रहे कहाँ से आए थे और हमें कभी घमंड ना आए, ताकि हमारी जमीन न छूटे। अमीर होना आसान है, अमीर होकर इंसान रहना वो काव्या जैसों का काम है। एक दिन दोनों गांव में एक बड़ी काव्या फाउंडेशन का उद्घाटन करते हैं। ये फाउंडेशन गांव की लड़कियों को अपने सपने पूरे करने के लिए उत्साहित करेगी। आज वही गांव के लोग जो कभी उस पर हंसते थे वो सभी काव्या का भाषण सुनने आए हैं। काव्या कहती है मैं इस गांव की वो लड़की हूँ जिसे यहाँ के दुकानदार ने भगाया था, जिसे यहाँ की औरतों ने बोझ कहा था। आज मैं उसी गांव में वापस आई हूँ, पर बदला लेने नहीं बल्कि ये कहने कि कोई और काव्या जैसा ना हो। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। भीड़ में खड़े लीलाबाई और राम खिलावन की आंखें झुक गई थीं। प्रिया जो कभी उसे चिढ़ाती थी वो चुपचाप अपनी बच्ची का हाथ थामे खड़ी थी। बदला लेना आसान होता, उठाना मुश्किल होता है। काव्या ने उठना चुना। कुछ हफ्ते बाद राम खिलावन आर्यन के ऑफिस के बाहर आता है, हाथ में मिठाई और झुका हुआ सर लेकर। राम खिलावन कहता है मुझे पता है मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन क्या मेरी बेटी काव्या मैम के फाउंडेशन में पढ़ सकती है? आर्यन उसे देखता है और फिर काव्या की तरफ देखता है जो दरवाजे पर खड़ी थी। काव्या आगे आकर पूछती है उसका नाम क्या है? राम खिलावन कहता है रोशनी। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है कल से रोशनी को हमारे यहाँ भेज देना, हमारे दरवाजे हमेशा रोशनी के लिए खुले रहेंगे। राम खिलावन झुकता है, उसकी आंखें भर आती हैं और वो उनसे माफी मांगता है। तभी लीलाबाई एक दिन आती है
काव्या के घर के दरवाजे पर झिझकते झिझकते कहती है, बेटा जो मैंने तुमसे कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। काव्या उसे देखती है, अंदर बुलाती है और कहती है, आइए चाची जी चाय पीजिए। लीलाबाई रोने लगती है। काव्या उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, चाची जी जो हो गया उसे भूल जाइए। अब दोनों बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। काव्या अपने बच्चों के साथ और आर्यन के साथ बहुत अच्छे से अपने नए घर में रह रही थी और उसने अपने लिए एक कम्युनिटी सेंटर खोला जिसमें वो लड़कियों को पढ़ाती थी। आर्यन रात को घर लौटता, काव्या उसका दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करती। वो काव्या को देखकर मुस्कुरा देता। काव्या को दुनिया ने बोझ समझा, समाज ने कमजोर समझा, किस्मत ने रुलाया, पर वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और जब वक्त आया उसी दुनिया ने उसके सामने सर झुका लिया। एक रात काव्या और आर्यन अपने नए घर की छत पर तारों की छांव में बैठे थे। आर्यन पूछता है, काव्या तुमने कभी आज तक नहीं पूछा कि मेरे पास कितना पैसा है? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, पैसों की जरूरत मुझे कभी थी ही नहीं, मुझे बस इंसान की जरूरत थी आर्यन, और तुम वो इंसान हो जिसने मेरा साथ दिया। आर्यन उसे देखता रह जाता है। आर्यन उसकी तरफ देखता है और कहता है, काव्या तुम मिली तो ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा घर मिल गया। काव्या और वो दोनों आसमान की तरफ देखने लगते हैं। दोस्तों याद रखो, जिसे दुनिया नकारती है किस्मत उसी को सबसे खूबसूरत तोहफा देती है, बस थोड़ा और सब्र। अगर काव्या की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक करें, कमेंट करें और लिखें काव्या जीत गई। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही और कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।